हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार यूपीएससी प्रैक्टिस में आपको स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या भारतीय अंतरिक्ष यात्रा यानी कि जितनी भी स्पेस टेक्नोलॉजी थी उसके बारे में आज हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक पार्ट होता है स्पेस टेक्नोलॉजी, उसके जितने भी स्पेस टेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसको हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला हम क्या पढ़ेंगे, इसमें इनकोस्पार का गठन हुआ था उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, और उसके बाद में आर्यभट्ट यानी कि आर्यभट्ट जो हमारा प्रथम प्रक्षेपण यान था, उसके बाद में हमारे जितने भी रॉकेट है उसके बारे में छोटी सी जानकारी लेंगे। और फिर देखते हैं आगे क्या पढ़ने वाले हैं। उपग्रह यानी कि उपग्रह के बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। और उसके बाद में क्या करने वाले हैं, भू प्रक्षेपण, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर नौवहन यानी कि नौवहन क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और फिर मौसम पूर्वानुमान से संबंधित जितने भी हमारे जो मिशन है उसके बारे में जानकारी दी गई है। फिर इसरो की उपलब्धियां इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं, और इसकी जितनी भी मिशन या उपलब्धियां यानी कि इसने जितने भी अभी तक की प्रक्षेपित किए हैं मिशन उन सभी के बारे में दिया गया है। और उसके बाद में पढ़ने वाले हैं इसरो के कुछ वाणिज्यिक मिशन है उसके बारे में। और फिर जैसे कि मंगलयान जो कि काफ़ी चर्चा में रहता है। और इसके बाद में क्या है, सैन्य सुधार से संबंधित कुछ रिपोर्टें थी उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। यानी कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस पार्ट है उसके बारे में सैन्य सुधारों में एक कमेटी गठित की गई थी, लेफ्टिनेंट जनरल डीवी सेटकर समिति इसने कुछ सिफारिशें दी थी। उसको क्या हम जो मुख्य सिफारिशें उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और उसके बाद में क्या है, कुछ हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है उसके बारे में भी छोटा सा ओवरव्यू लेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, और वीडियो को शुरू होने से पहले क्या है, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, हमारे जो अंतरिक्ष की यात्रा में सबसे पहली जो संस्था गठित हुई उसे क्या कहते हैं, इनकोस्पार। यानी कि 1962 में एक संस्था गठित हुई जिसे कहते हैं इंडियन नेशनल कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च, इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, इनकोस्पार की स्थापना हुई थी। और उसके बाद में क्या है, परमाणु ऊर्जा विभाग, और जिसमें किसने भूमिका निभाई, होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई। यानी कि इन दो मुख्य व्यक्तियों ने मिलकर के किसकी स्थापना की थी, 1969 में किसकी, इसरो की स्थापना की। 1969 में किसकी स्थापना की, इसरो की। किसने, होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई ने। आगे चलिए चलते हैं। आगे क्या है, 1963 में क्या हुआ था, तुम्बा में इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चर जिसे कहते हैं तुम्बा में क्या है, रॉकेट प्रक्षेपण स्थापित किया। किसने स्थापित किया था, विक्रम साराभाई, जिसे अंतरिक्ष केंद्र के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1963 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, श्रीहरिकोटा में ही क्या रॉकेट प्रक्षेपण यान है जिसे क्या कहते हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहते हैं। यानी कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, श्रीहरिकोटा, जो कि रॉकेट का प्रक्षेपण यान चुना गया है। उसके बाद में आगे क्या आता है, 1972 में बेंगलोर में उपग्रह केंद्र की स्थापना हुई, जहाँ से एक अंतरिक्ष यानों का डिजाइन व विकास हेतु जो विख्यात है। कब, 1972 में। उसके बाद में हमारा प्रथम प्रक्षेपण यान यानी प्रथम उपग्रह प्रक्षेपित किया था इसरो के द्वारा, कब किया गया था, 1975 में, 1975 में। किसकी सहायता से, सोवियत संघ की सहायता से, यानी कि रूस की सहायता से प्रथम उपग्रह प्रक्षेपित किया था इसरो ने। उसके बाद में आता है 1980 में रोहिणी एक प्रक्षेपित यान यानी कि रोहिणी उपग्रह जो पहला उपग्रह था जिसे भारत द्वारा निर्मित किया गया, यानी कि पूर्ण रूप से भारत द्वारा निर्मित जो था रोहिणी था। कौन सा यान इसमें यूज़ किया गया था, SLV-3 यान का यूज़ किया गया था प्रक्षेपण के लिए। रोहिणी कब हुआ था, 1980 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारे प्रक्षेपण यान यानी कि जो रॉकेट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। रॉकेट वर्तमान में मुख्य रूप से कौन कौन से हैं, पहला है SLV, फिर ASLV, PSLV, GSLV। अभी हाल ही में कौन कौन से आने वाले हैं, RSLV यानी कि रीयूजेबल सैटेलाइट रॉकेट, क्या है, रॉकेट लॉन्चर, तो RSLV होगा। उसके बाद में क्या है, चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं क्या है। पहला है SLV क्या है, 50 किलोमीटर तक की यानी कि पेलोड को जो है नियो अर्थ ऑर्बिट और या फिर लियो में
लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर सकता है। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 400 से लेकर 900 किलोमीटर तक होगी। इसमें कौन सा था? रोहिणी था, यानी कि SLV-3 जो था, रोहिणी को SLV-3 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। उसके बाद में था ASLV क्या होता है? 150 किलोमीटर तक की पेलोड को जो था यानी कि नियर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर सकता है। SLV में कौन सा रॉकेट था? ASLV-3 ने 1992 में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। कौन कौन से प्रक्षेपित किए हैं? पहला भास्कर, रिसोर्स सेट और GSAT और ओसियोसेट। ये सारे के सारे किसके द्वारा प्रक्षेपित किए गए हैं? ये सारे के सारे ASLV रॉकेट लॉन्चर के द्वारा प्रक्षेपित किए गए हैं। इसे SLV को कहते हैं। आगे क्या होता है? PSLV, पोलर सैटेलाइट रॉकेट लॉन्चर या फिर रॉकेट व्हीकल। इसमें कौन कौन से होते हैं? उसमें होता है कोर अलोन और होता है STD और एक्सल। तो PSLV के इतने टाइप होते हैं। PSLV के द्वारा कौन कौन से रॉकेट, मतलब हमारे अभी तक की जो है मिशन अभी कंप्लीट हुआ है जिसमें PSLV का यूज़ हुआ। सबसे पहले MOM यानी कि मोम किसे कहते हैं? मार्स ऑर्बिटल मिशन, जिसे कहते हैं मंगलयान, जिसे कब प्रक्षेपित किया गया था? 2013 में। इसमें किसका यूज़ हुआ था? PSLV रॉकेट का यूज़ हुआ था, PSLV एक्सेल। इसकी क्षमता कितनी है? 1 से लेकर के 2 टन क्षमता है, यानी कि रॉकेट को स्पेस में क्या है स्थापित करने के लिए। पहला कौन सा हमने बताया? मंगलयान, यानी कि MOM को PSLV के द्वारा किया गया था। दूसरा है 2015 में एक एस्ट्रोसेट नामक वेधशाला स्थापित की गई थी, वो भी क्या हमारे PSLV का यूज़ किया गया था। उसके बाद में चंद्रयान-1, इसमें भी PSLV का यूज़ हुआ। और गगनयान में GSAT नामक जो हमारा उपग्रह है उसको भी PSLV के द्वारा ही प्रक्षेपित किया गया था। उसके बाद में था IRNSS, यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? नाविक भी कहते हैं। तो इसमें भी PSLV का यूज़ हुआ था। उसके बाद में आता है आदित्य मिशन, जो हाल ही में यानी कि प्रक्षेपित किया है सूर्य की अध्ययन के लिए। तो उसमें भी किसका यूज़ हुआ था? PSLV का ही यूज़ हुआ है। उसके बाद में था सार्क उपग्रह में एक था GSAT-9, इसमें भी PSLV का यूज़ हुआ है। और यहाँ पे बताते हैं फर्स्ट टाइम 2000 में मेटसेट यानी कि कल्पना नामक उपग्रह को PSLV के द्वारा ही यूज़ किया गया था। उसके बाद में आगे चलिए पढ़ते हैं GSLV क्या होता है? इसमें ये 3 चरण वाला मतलब रॉकेट ईंधन होता है। और इसमें पहले चरण में क्या होता है? पहले चरण में सॉलिड होता है, दूसरे चरण में लिक्विड, फिर उसके बाद में क्रायोजेनिक इंजन होता है। तो हमारा GSLV क्या है? 3 चरण वाला एक रॉकेट है। इसमें पहले में सॉलिड, दूसरे में लिक्विड, तीसरे में क्रायोजेनिक इंजन होता है। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हमारा पेलोड रखा होता है, यानी कि उपग्रह का स्थान है ये। और जो हमारा PSLV है वो क्या है? 4 चरण वाला है, जिसमें पहले में सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड होता है। और इसके आगे देखते हैं आगे क्या है, यानी कि PSLV और GSLV हमने कंप्लीट देख लिया, इसमें क्या क्या इसके फीचर होते हैं। क्योंकि हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ऊपर का ही केवल, यानी कि जितनी जानकारी हमें होनी चाहिए थी उतनी ही पढ़ेंगे। उसके बाद में उपग्रह क्या होता है? उपग्रह जो होता है दूरसंचार, यानी कि दूरसंचार, प्रसारण और ब्रॉडबैंड सेवाओं हेतु मौसम सेवाओं हेतु जिसका उपयोग होता है उसे क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। उपग्रह में पहला आता है इनसेट और दूसरा GSAT। इनसेट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह और दूसरा है भूस्थिर उपग्रह। और इसके बाद में इसके इनसेट के कई जो हैं वर्जन, जैसे कि 1A 1B 1C D 2A B C, इस तरीके से क्या इनसेट के जितने भी सारे क्या इसके जो वर्जन है। उसके बाद में आता है GSAT-11, सबसे भारी उपग्रह है, यानी कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? GSAT-11 है, जो क्या है दुर्गम क्षेत्रों तक अंतरिक्ष के माध्यम से इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करेगा। उसके बाद GSAT-29 क्या है? मल्टी बीम और मल्टी ब्रांड जो उपग्रह है, जम्मू एंड कश्मीर नॉर्थ ईस्ट है, तो डिजिटल डिवाइड को कम करेगा। उसके बाद GSAT-13 जो है एजुकेशन के लिए, और GSAT-3 जो है एडुसेट है, और GSAT-9 जो है मार्क सैटेलाइट है। आगे चलिए देखते हैं, आगे आता है भू प्रक्षेपण,
यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन। अर्थ ऑब्जर्वेशन यानी कि भूमि के बारे में जो भी सर्वेक्षण होता है उसे क्या कहते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन कहता है। इसमें क्या मल्टी स्पेस हाई रिसोर्स आंकड़ों का प्रकाशन, यानी कि आंकड़े जो प्रदान करता है। मल्टी स्पेस क्या, मल्टी स्पेक्ट्रल हाई रेजोल्यूशन क्या है। इसका उपयोग किस किस में हो सकता है, यानी कि भू प्रक्षेपण जो होता है, अर्थ ऑब्जर्वेशन का यूज़ कहाँ कहाँ पे हो सकता है। मुख्य रूप से क्या आपदा प्रबंधन में यूज़ होता है, जिसमें चक्रवात है, बाढ़ है, भूस्खलन है और मानचित्र के निर्माण में। उसके बाद में दवानल में भी हो सकता है, मौसम के पूर्वानुमान में। और उसके बाद में क्या है, शहरी नियोजन में हो सकता है, ग्रामीण संसाधनों के अवसंरचना विकास और वानिकी प्रबंधन में भी किसका, अर्थ ऑब्जर्वेशन का यूज़ होता है। कृषि में हो सकता है, जल संभरण में हो सकता है। और उसके बाद में भारत के भूभागों में, महासागरों में वायुमंडलीय निगरानी में भी अर्थ ऑब्जर्वेशन का यूज़ होता है। उसके बाद में आता है इंडियन रीजनल सैटेलाइट, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट श्रृंखला। इसमें कौन कौन से, 1979 में भास्कर प्रथम और 1981 में भास्कर सेकंड। उसके बाद में IRS 1C और 1D भी लॉन्च किए गए थे। 1972 में, यहाँ पे देख लेते हैं, 1972 में हैदराबाद में नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी की स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी, हैदराबाद में। कब, 1972 में। चलिए यहाँ पे पेन को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि पढ़ने में आपको आसानी रहे। अभी क्या आ गया, रेड ले लिया हमने। चलिए आगे देखते हैं, कहाँ पे थे। उसके बाद में ओशियन सीट क्या है, समुद्री संपदा के प्रबंधन हेतु जो क्या है, ओशियन सीट का स्थापना की गई थी। और रिसोर्स सेट जो है, संसाधन के प्रबंधन के लिए रिसोर्स सेट है। और कार्टियो सेट क्या, हाल ही में प्रक्षेपित किया है। और रीसेट 2BR1 जो कि रडार इमेजिंग है। इसका उपयोग अनुपयोग बेहतर क्षमता है। क्या इसका उपयोग, उपयोग में क्या बेहतर है, उपयोग से बेहतर। उसके बाद नेविगेशन में हमने क्या क्या देखा था। पहला है गगनयान, जो कि है GPS पर आधारित है। इसरो और AI यानी कि एरोनॉटिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा मिलकर किया जा रहा है। और IRNSS पहले ही बता दिया था, क्या है, नाविक के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 7 उपग्रह हैं, जो क्या है, विशेष सेवा और प्रतिबंधित सेवा भी देता है। जो क्या हमारे भूभाग से भूभाग का क्या है, 1500 किलोमीटर तक की निगरानी रखता है। यानी कि इसमें एक सैन्य सेवाएं देता है और दूसरी नागरिक सेवाएं भी देता है। उसमें बाद में नौवहन में क्या यूज़ कहाँ कहाँ पे हो सकता है इसका भी, क्या जल थल वायु में नौवहन, संकेत देने में, आपदा प्रबंधन में, और हीट मैनेजमेंट में, व्हीकल के ट्रैकिंग में, शुद्ध समय में निर्धारण में, वाहन चालक की दृश्यता को और ध्वनि के नौवहन संकेत प्रदान करने में। उसके बाद क्या मोबाइल एप्लीकेशन में मैपिंग एंड हैकिंग को भी निगरानी के लिए क्या है, इसका यूज़ हो सकता है। उसके बाद में मौसम पूर्वानुमान से संबंधित क्या है, डॉपलर वेदर रडार। और उसके बाद में क्या है, एग्रोमेट क्या है, एग्रीकल्चर और मेट्रोलॉजिकल से संबंधित है। उसके बाद में AWS यानी कि एटमॉस क्या है, ऑटोमेटिव वेदर सिस्टम। यहाँ पे क्या था, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसरो के भी देखते हैं उपलब्धियाँ कौन कौन सी थी। इसरो की उपलब्धियाँ पहली हमने क्या बताई है, कौटिल्य परियोजना के बारे में क्या, इसमें एमीसेट जो भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंट उपग्रह है, जो क्या सीमा पर शत्रुओं के रडार की उपस्थिति की जानकारी देगा। उसके बाद में था मिशन शक्ति, जो क्या है एक एंटी सैटेलाइट मिशन था, जिसने क्या है एक लाइव उपग्रह को क्या है 2 से 3 मिनट के अंदर क्या है डिस्ट्रॉय किया था। उसके बाद में एक जेमिनी मिशन है। जेमिनी मिशन क्या है, जो मछुआरों को क्या करता है, गहराई में समुद्र की गहराई के बारे में मछुआरों को इन्फॉर्मेशन देता है। उसके बाद में अंतरिक्ष वेधशाला भी इसरो के द्वारा ही स्थापित की गई, जिसे क्या कहते हैं, एस्ट्रोसेट कहते हैं, जो कभी 2015 में स्थापित की गई थी। ये एक बहुसमर्पित बहुतरंगदैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला है। उसके बाद में देखते हैं आगामी मिशन कौन कौन से हैं। यानी कि आगामी मिशन है गगनयान, जिसका उपयोग क्या है, मानव युक्त कक्षीय अंतरिक्ष यान है, जिसमें 3 सदस्यों को क्या 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजने की योजना भारत बना रहा है। इसके लिए क्या हमारे अंतरिक्ष यात्री जो हैं रूस में
मतलब ट्रेनिंग भी ले रहा है। उसके बाद में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का उद्घाटन किया गया, स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट। उसके बाद में आदित्य L1 मिशन जो कि लॉन्च हो चुका है, क्या किसके लिए, हमारे सूर्य की प्रक्षेपण के लिए एक मिशन है जो कि आदित्य L1 है। आदित्य L1 का नाम L1 क्यों है, ये क्योंकि इसका नाम जो है लाग्रांज पॉइंट 1 पे स्थापित किया जाएगा, तो इसलिए इसका नाम हो गया आदित्य L1 मिशन। उसके बाद में शुक्रयान यानी कि शुक्र के अध्ययन के लिए भी एक शुक्रयान होगा। उसके बाद में एक्सपोसेट जो होगा एक्स-रे पोलीमेट्री सेटेलाइट। उसके बाद में IDRSS इंडियन डाटा रिलाई सेटेलाइट सिस्टम भी इसरो का आगामी मिशन है। उसके बाद में क्या इसका यूज़ क्या होगा, नए उपग्रह की श्रृंखला द्वारा अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की अंतरिक्ष में निगरानी और संचार को सुनिश्चित करने में क्षमता होगी। उसके बाद में क्या है, चंद्रयान-3 भी क्या है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। उसके बाद में आता है उपग्रह लघु उपग्रह प्रक्षेपण यानी जिसे कहते हैं शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का विकास हुआ है जो निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाएगा। उसके बाद में उन्नति एक योजना है इसरो की जो क्या है नैनो उपग्रह के विकास हेतु उन्नति है। सीधे पूछा जा सकता है यूपीएससी में, क्या नैनो उपग्रह में विकास के लिए उपयुक्त में से कौन सी योजना है, या फिर सीधे पूछा जा सकता है कि उन्नति योजना का संबंध किससे है, तो सीधे क्या है नैनो उपग्रह के निर्माण से या फिर विकास से। उसके बाद भारत का दूसरा उपग्रह प्रक्षेपण स्पेस तमिलनाडु के क्या तूतीकुडी में ज़िले में स्थापित किया जा रहा है, यानी कि दूसरा उपग्रह प्रक्षेपण यान कहाँ पे, तमिलनाडु के तूतीकुडी में। उसके बाद में आउट्रिया कार्यक्रम भी इसरो के द्वारा ही संचालित किया जा रहा है, जिसमें क्या ग्राम संसाधन का केंद्र, युवा का कार्यक्रम, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, छात्रों के साथ संवाद करना, इसरो छात्र सहयोग को बढ़ावा देना। उसके बाद में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए भी इसरो ने कुछ काम किए हैं, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत के यानी कि सहायता मिले। इसमें क्या उपग्रह प्रक्षेपण यान और अंतरिक्ष आधारित सेवाओं को समान अवसर देना। इसमें पहला है कि हमारा इन स्पेस का काम कहाँ पर है, ये अंतरिक्ष विभाग के तहत स्थापित एक नया विभाग है, यानी कि ये एक स्वायत्त विभाग है जिसका काम क्या है उपग्रह रॉकेट निर्माण व वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवाओं को निजी क्षेत्र हेतु विनियमित और संबंधित यानी कि कराता है। यानी कि जो इसका मुख्य रूप से काम है कि उपग्रह और रॉकेट निर्माण के लिए वाणिज्यिक जो है प्रक्षेपण सेवाएं हैं उसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना है। उसके बाद में अगला है हमारा क्या NSIL यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। इसका प्राथमिक उत्तरदायित्व क्या है, भारतीय उद्योगों को अंतरिक्ष में उच्च प्रौद्योगिकी क्या है गतिविधियों को आरंभ करने में सक्षम बनाना। इसका मुख्य कार्य क्या हुआ कि हमारे जो निजी क्षेत्र के उद्यम है उसमें क्या है अंतरिक्ष की जो है भागीदारी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को सहयोग देना है ताकि निजी क्षेत्र भी आगे उभर सके जो है हमारे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में। उसके बाद में क्या है चंद्रयान-2 के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। क्या है GSLV मार्क 3 के द्वारा GSLV मार्क 3 M1 का यूज़ हुआ था जब 2019 में इसे लॉन्च किया गया था। इसमें क्या था ऑर्बिटल था, रेंडर था और रोवर था, और इसे कहाँ उतारा गया था, दक्षिणी ध्रुव पे उतारा गया था जो कि आंशिक रूप से सफल रहा था। और चंद्रयान-1 कब हुआ था, हमारे 2009 में हुआ था। इसमें यूज़ किसका हुआ था, इसमें PSLV C11 का यूज़ हुआ था। और इसके बाद में क्या है इसने क्या किया था, ऑर्बिटर ने ही जल की खोज चंद्रमा पे की थी, किसने की थी, भारत ने ही की थी, किसके द्वारा, चंद्रयान-1 के द्वारा। आगे चलिए देखते हैं, आगे है ज्वाइंट लूनर पोलर एक्सपेरिमेंटल मिशन जिसे क्या कहते हैं जाक्सा और इसरो के सहयोग से बनाया जाएगा। जाक्सा किसकी, जापान की, और इसरो भारत की है। और उसके बाद में मंगलयान मिशन जिसे कि हमने क्या कहा था मॉम यानी कि 2013 में जिसे लॉन्च किया गया था। मॉम यानी कि मंगलयान मिशन में किसका यूज़ होता है, PSLV C25 का यूज़ हुआ था। और C25 का मतलब ये सीरीज़ होती है जो उपग्रह की, मतलब किसकी, प्रक्षेपण यान की, तो इसीलिए क्या है PSLV C25 का आ गया। इसमें क्या है, इसमें कौन कौन से सेंसर लगे होते हैं, इसमें पहले मीथेन का सेंसर लगा हुआ था और मार्स कलर जैसे कैमरे और काफ़ी क्या है थर्मल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर भी लगे थे, यानी कि कई सेंसर लगे हुए थे। इसकी मुख्य भूमिका क्या थी, इसकी मुख्य भूमिका थी मंगल ग्रह की क्या मानचित्र को तैयार करना, मंगल ग्रह
कि चंद्रमा यानी कि मंगल ग्रह के जो उपग्रह हैं उसमें क्या फेबोस और डीमोस है, उसका भी मानचित्र प्राप्त करना था। और मंगल ग्रह पर धूल के तूफान उठते हैं उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करना था। और मंगल ग्रह के एल्बिडो का भी मानचित्र तैयार करना था। तो मंगलयान की इतने सारे भूमिका यानी कि थी मंगल ग्रह के बारे में। उसके बाद में सैन्य सुधारों से संबंधित एक समिति मतलब बनी थी, जिसे हमने पहले ही बताया। क्या नाम, लेफ्टिनेंट जनरल DV सेठकर समिति। इसने क्या 99 सिफारिशें दी थी, जिसमें से कि 65 को लागू भी किया गया है। इसमें मुख्य सिफारिशें बता देते हैं क्या क्या इसमें सिफारिश दी थी कि सेना में क्या अनावश्यक अप्रासंगिक हो चुके विभागों को क्या है बंद कर देना चाहिए। एक ही तरह के काम में लगे हुए विभागों को मिला देना चाहिए। शांति वाले क्षेत्रों में मिलिट्री फार्म को बंद कर देना चाहिए। और उसके बाद में क्या कहता है, मिलिट्री पोस्टल विभाग को भी बंद करने की इसने सिफारिश की थी। सभी सिंगल रेजिमेंट को एक साथ किया जाना चाहिए। और उसके बाद में और कई सिफारिशें मुख्य सिफारिशें दी थी, जैसे कि रक्षा बजट को बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें क्या BRO सड़क निर्माण हेतु कार्य क्या ऑटोमेट्स करें। और उसके बाद BRO की खरीद क्षमता में बढ़ावा होना चाहिए। और उसके बाद में कहा था NCC कैडेट क्षमता की बेहतर किया जाना चाहिए। इसमें सैन्य से रिटायर हुए लोगों को भी सेना में लिया जाएगा। और उसके बाद में क्या NCC से जुड़े अधिकारियों को भी क्या ऑपरेशनल भूमिका में भी भेजा जाना चाहिए, ताकि क्या उनकी भी क्षमता निर्माण हो सके। उसके बाद में वर्कशॉप के बारे में भी कुछ बताया था। वर्कशॉप, डिपो और ट्रांसपोर्ट यूनिट को भी बदलना चाहिए। सैन्य में क्या ड्राइवर और क्लर्क की भर्ती हेतु मानकों को बेहतर बनाना चाहिए। ये भी सब क्या सेठकर समिति की सिफारिशें हैं। उसके बाद 2015 से 19 के दौरान भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य शस्त्र आयातक था। कब था? 2019-20 में। लेकिन वर्तमान में क्या सबसे अधिक हो चुका है। इसमें सबसे अधिक आपूर्तिकर्ता कौन है? रूस ही हमारा। और उसके बाद में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या रक्षा मंत्रालय के सचिव बनाम पुनियावाद में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए क्या सशस्त्र बलों में शॉर्ट सर्विस कमीशन में क्या महिलाओं की प्रवेश के लिए यानी कि अनुमति दे दी है। और उसके बाद में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जी क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है 4 स्टार वाला जनरल रैंक का अधिकारी होता है, जो रक्षा मंत्री का प्रधान सलाहकार होता है। इसी में क्या है सारी सैन्य सेवाओं का संयुक्त मुद्दा जो है समन्वय करना है। उसके बाद में आगे पढ़ते हैं क्या हमारा एयर डिफेंस सिस्टम में कौन कौन सा। पहला हमारा क्या PDW यानी कि प्रद्युम्न, जिसे कहते हैं पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। और अगला है हमारा अश्वनी, ये भी हमारे क्या एयर डिफेंस सिस्टम है। प्रद्युम्न जो है हमारा 50 से 80 किलोमीटर की रेंज में ही क्या शत्रु देश के द्वारा भेजी गई एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रेस कर लेता है और ऊपर ही नष्ट कर देता है। और जो हमारा अश्वनी है वो कहाँ पे करता है, वो 30 किलोमीटर की जब ऊंचाई पे आता है तब नष्ट करता है। और इसके बाद में इधर हमारे हैं, इसके बाद में इधर हमारा है एंटी क्रूज़ की बाद में क्या होता है एंटी, इधर क्या बैलिस्टिक था, इधर क्रूज़ एंटी क्रूज़ मिसाइल है, जो क्या हमारा क्रूज़ मिसाइल को नष्ट करने के लिए है। उसके बाद में आगे देखते हैं फेज़ वन में क्या था हमारा 1999 से 2012 के बीच में हुआ। और फेज़ 2 क्या है 2012 के बाद के सारे जो अभी फेज़ 2 हैं। इसमें फेज़ 1 में क्या था टू इंटरप्रेट एनी यानी कि इनकमिंग मिसाइल है उससे क्या है 5000 किलोमीटर अवे, यानी कि 5000 किलोमीटर तक की जो मिसाइलें हैं उसके बारे में बताया। उसके बाद में जो 5000 से अधिक की मिसाइलें हैं उसके क्या है फेज़ 2 में कहा है। उसके बाद में हमारा एक आया था S-400 मिसाइल सिस्टम, जो किससे आयात किया था, रूस से आयातित किया था। अभी इसमें क्या है करंट अफेयर्स को शामिल नहीं किया गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी रिसर्च और मेहनत लगती है, उसके बाद में ही बनता है। और इसके बाद में अगर आप लोगों का अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो करंट अफेयर से भी संबंधित वीडियो बनाया जाएगा। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।